मिल गया मिल गया मिल गया, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन मिल गया प्रिय विद्यार्थियों। देखिए अति लघु का ये सेशन तैयार कर लीजिएगा। यदि 4 मार्च को आप अर्थशास्त्र के पेपर को बेहतर करना चाहते हैं प्रिय विद्यार्थियों, तो ये सेशन को स्किप मत कीजिएगा। कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही जानदार, बहुत ही शानदार। 4 मार्च को आपको इसको 4 मार्च से पहले पूरा जबरदस्त तरीके से देख लीजिए इसको, और जबरदस्त तरीके से अपने क्लासमेट पर शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए आइए बढ़ते हैं यहाँ पर प्रिय विद्यार्थियों। देखिए प्रश्नों की श्रृंखला को लेकर देखिए पहला प्रश्न क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोग का अर्थशास्त्र का। औसत आय की गणना किस प्रकार की जाती है। औसत आय की गणना जो होता है, किसी देश की औसत आय की गणना जो होता है प्रिय विद्यार्थियों, देश की कुल आय को उसकी कुल जनसंख्या से विभाजित करके की जाती है। यानी किसी भी देश की जो औसत आय की गणना करते हैं हम लोग, देश की कुल आय को उसकी कुल जनसंख्या से विभाजित करके की जाती है, ठीक है ना। तो उसी को हम लोग बोलते हैं औसत आय। ठीक है प्रिय विद्यार्थियों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग दूसरे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर। फटाफट शेयर कर दीजिए, जबरदस्त सेशन अनगम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही जानदार, बहुत ही शानदार। डीजे सर का कहना है पढ़ने के साथ ही साथ इसे अपने क्लासमेट पर शेयर करते रहना है। यदि ज्यादा नंबर पाने की इच्छा तो डीजे सर से जरूर लीजिएगा शिक्षा। अर्थशास्त्र में बाजार की परिभाषा दीजिए। तो अर्थशास्त्र में बाजार शब्द का अर्थ क्या होता है प्रिय विद्यार्थियों, उस प्रभावपूर्ण व्यवस्था से लगाया जाता है जिसमें कि विक्रेताओं और क्रेताओं का घनिष्ठ संबंध स्थापित किया जाता है। जिसमें क्रेता और विक्रेता होते हैं प्रिय विद्यार्थियों, तो अर्थशास्त्र की दृष्टि में उसे ही हम लोग बाजार कहते हैं। ठीक है, ये भी प्रश्न जो है बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। देखिए वाणिज्यिक बैंक से क्या तात्पर्य है। वाणिज्यिक बैंक बहुत ही महत्वपूर्ण बैंक होता है, कमर्शियल बैंक भी इसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में। वाणिज्यिक बैंक उन बैंकों को कहते हैं जो धन जमा करने की बात करते हैं, व्यवसाय के लिए जो है ऋण देने का काम करते हैं, जैसी सेवाओं को ये प्रदान करते हैं, ठीक है ना। ये वाणिज्यिक बैंकों का काम होता है। यानी पूरा देखा जाए व्यवसाय जितना भी है, जितना भी बिजनेस है, वो मुख्य रूप से जो है वाणिज्यिक बैंकों के ऊपर ही डिपेंड करता है, ज्यादातर देखा जाए तो। अपस्फीति अंतराल से क्या तात्पर्य, देखिए अपस्फीति जो होता है प्रिय विद्यार्थियों, मुद्रास्फीति की उलट स्थिति को कहते हैं। यानी मुद्रास्फीति की उलट स्थिति को हम लोग अपस्फीति कहते हैं। दरअसल यह कीमतों में लगातार गिरावट आने की स्थिति होता है प्रिय विद्यार्थियों, ठीक है ना। कीमतों में लगातार गिरावट आने की स्थिति होता है जब मुद्रास्फीति दर 0% से भी नीचे चली जाती है, तब अपस्फीति की परिस्थितियां बनती हैं, ठीक है। शून्य से नीचे जब चला जाता है तो प्रिय विद्यार्थियों, तो तब ये विपरीत हो जाता है, उल्टा हो जाता है मुद्रास्फीति का, जिसको हम लोग अपस्फीति कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न था आप लोगों का। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर पांचवें मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न की, और दबा कर लाइक और शेयर होने चाहिए प्रिय विद्यार्थियों, तभी मजा आएगा। बचत को निर्धारित करने वाले प्रमुख तत्व कौन से हैं। बचत को निर्धारित करने वाले प्रमुख तत्व कौन से हैं। देखिए अनुकूल परिस्थितियां जब होती हैं, जब देश की अर्थव्यवस्था में बचत करने की परिस्थिति अनुकूल रहती है, तो लोग क्या करते हैं, अधिक बचत करते हैं। दूसरे शब्दों में अगर देखा जाता है प्रिय विद्यार्थियों, तो अर्थव्यवस्था में मंदी का दौर नहीं रहने की बात होती है, जब किसी प्रकार की आर्थिक समस्या नहीं रहने की स्थिति में देखा जाए, तथा अर्थव्यवस्था में शांति का वातावरण रहने पर ही लोग अधिक बचत कर सकते हैं, ठीक है ना। तो शांति का वातावरण रहने पर ही लोग अधिक बचत कर सकते हैं। तो बचत को निर्धारित करने वाले प्रमुख तत्व ये सब हैं जिस पर कि महत्वपूर्ण रूप से काम होता है। भारत का वर्तमान जो है मुद्रा प्रणाली बताइए। तो भारत में वर्तमान देखिए 10 रुपए के नोट हो गए, 20 के, 50 के, 100 के, 200 के, 200 के, 500 का। अभी देखिए 2000 का तो था, लेकिन इस समय फिलहाल में जो है ये वापस चला गया है। मूल्य वर्ग के बैंक नोट जारी किए जाते हैं। इन नोटों को जो है बैंक नोट कहा जाता है। क्या कहता है, बैंक नोट कहा जाता है, क्योंकि ये भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए जाते हैं। बैंक नोट इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये भारतीय रिजर्व बैंक यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। केंद्रीय बैंक से क्या तात्पर्य, देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया केवल एकमात्र बैंक जो है केंद्रीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है केंद्रीय बैंक या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किसी देश या अन्य क्षेत्र का वह मौद्रिक प्राधिकरण होता है जो उसकी मुद्रा नीति का संचालन करता है, संचालित करने का काम। जैसे भारतवर्ष की मुद्रा को संचालित करने का काम है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अधीन है। जितने भी नोट आप देखते हैं उस पर क्या लिखा रहता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक, और उसकी बैंक व्यवस्था पर निगरानी करता है। जितने भी बैंक है वो सभी जो होते हैं वो केंद्रीय बैंक के अधीन होते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए वस्तु विनिमय प्रणाली के दोष बताइए। वस्तु विनिमय प्रणाली के क्या दोष है प्रिय विद्यार्थियों, देखिए वस्तु विनिमय प्रणाली के दोष अथवा कठिनाइयां देखा जाए तो निम्नलिखित है, कौन कौन सी है। पहला देखा जाए मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की कमी देखने को मिलता है। आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की कमी देखने को मिलता है। दूसरा देखिए क्या हो जाएगा, मूल्य के समान मापन की कमी होती है, इसमें देखने को मिलता है। तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा, स्थगित भुगतान के मानक की कमी देखने को मिलता है। और साथ ही साथ चौथा जो है मूल्य संचय की कमी भी देखने को
मिलता है। ठीक है ना। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये था मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन आप लोगों के लिए अर्थशास्त्र का। अर्थशास्त्र का ये महत्वपूर्ण सेशन आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और यदि वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो आप लोगों के लिए तो जबरदस्त तरीके से इसे अपने क्लासमेट पर शेयर भी कर दीजिएगा। जल्दी मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।